तो हम लोगों ने पिछला क्लास में संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति देख लिए हैं। उसी के आगे देखने वाले हैं आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? तो जी विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की कौन सी देखते हैं हम? विधायी शक्ति देख रहे हैं, आज देखना है। क्लियर है? राष्ट्रपति कौन सी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति राष्ट्रपति की कौन सा देखना है हमें? विधायी शक्ति। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद 79। कौन से? तो 79। आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79 है राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होगा। आर्टिकल नंबर 79 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति स्वयं खुद क्या होगा? संसद का अंग होगा। क्या होगा? संसद का अंग होगा। क्या बोल रहे हैं? संसद का क्या होगा? अंग होगा। ठीक। और संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, सभी को पता है। बताओ कौन कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा, और कौन सा है? तो जी राष्ट्रपति। और कौन सा? तो राष्ट्रपति। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। क्या बोल रहा है आर्टिकल नंबर 79? राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? स्वयं क्या होगा? संसद का अंग होगा। संसद का अंग होगा। अगर हाउस पूछेगा तो 2 हाउस है अपने पास। कौन कौन सा? अपर हाउस और लोअर हाउस। कौन कौन सा? तो अपर हाउस और लोअर हाउस। और जबकि संसद का अंग पूछे तो कितने अंग है? कितने अंग है? तो 3 अंग। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। क्या बनता है? संसद बनता है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 79 पढ़ाया इसके बारे में पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं ना। क्या है 79? क्या है? तो राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होगा। क्लियर है? इसी के आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 80। क्या देखेंगे आप? आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और करता भी है। कितने? 12 सदस्य। कौन? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है या कर सकता है। अब देखते हैं इसका संबंध किससे होना चाहिए। जिसका संबंध कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से हो। कौन कौन सा? तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से हो। जिसका संबंध कहां से होना चाहिए? कला के क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डाले हैं, साहित्य के क्षेत्र में अपना प्रभाव रखे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना प्रभाव डाले हैं। उसको क्या बना सकते हो? संसद का संसद क्या बना सकते हैं? राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति। कितने सदस्य को? जो 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। आर्टिकल नंबर कौन सा? तो 80। कौन सा? तो 80। आर्टिकल नंबर 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिसका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में हो। ठीक है? जिसका संबंध कहां से हो? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से हो। 4 क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कौन से? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऐसे ही मनोनीत कर देंगे। आपके में देखेंगे कि आपके कला के क्षेत्र में कितने निपुण हो, क्या क्या आपने देश के लिए दिए हो, कहाँ कहाँ आपने गौरवान्वित किए हो, कैसे कैसे आपने कला के क्षेत्र में अपना महत्व दिए हो। इस तरह से उस सभी को देखेंगे। और इसी में याद रखना कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इधर देखो, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इसमें क्या सभी को 3-3 सदस्य लेंगे क्या? यहाँ से कि 3 सदस्य यहाँ से लेंगे, 3 सदस्य विज्ञान से लेना है, 3 सदस्य साहित्य से लेना है और 3 सदस्य समाज सेवा से लेना है। ऐसा नहीं है।
राष्ट्रपति चाहे तो कला क्षेत्र से ही 12 सदस्य रह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो विज्ञान सदस्य से ही 12 सदस्य रह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो साहित्य से ही 12 सदस्य रह सकते हैं, अगर समाज सेवा से भी 12 सदस्य ले सकते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि वह कितने सदस्य कौन से क्षेत्र से लेना चाहे। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कला से 5 सदस्य ले सकते हैं, विज्ञान से 5 सदस्य ले सकते हैं, और साहित्य से 1 सदस्य ले सकते हैं, और समाज सेवा से भी 1 सदस्य ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर? तो इसके ऊपर तो राष्ट्रपति के ऊपर। यहां तक क्लियर है? इसी के आगे देखने वाले हम आर्टिकल नंबर 85 है। कौन सा देखेंगे हम? आर्टिकल नंबर 85 या अनुच्छेद नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 या अनुच्छेद नंबर 85 जिसका संबंध है संसद सत्र बुलाना। यहां पे लिख देता हूं, राष्ट्रपति क्या करता है? संसद सत्र बुला सकता है। संसद सत्र बुलाना, बुलाना को बोलेंगे हम आहूत करना। क्या? आहूत करना। क्लियर है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद सत्र बुला सकता है। क्या कर सकता है? संसद सत्र बुला सकता है। सत्रवासन है, और क्या कर सकता है? सत्रवासन मगर आगे करना, ठीक। और लोकसभा को भंग कर सकता है या विघटित कर सकता है। लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। कौन? तो जी राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद सत्र बुला सकता है, ठीक है। सत्रवासन आगे बढ़ा सकते हो सत्र को। लोकसभा को भंग कर सकता है या फिर विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत। आर्टिकल नंबर 85 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह संसद सत्र बुला सकता है कोई भी, ठीक। सत्रवासन कर सकता है मतलब आगे बढ़ा सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है या उसको भंग कर सकता है, क्लियर है? हमें यहाँ याद रखना है कि लोकसभा ही क्या होगा? भंग होगा। केवल लोकसभा ही। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वह कभी भंग नहीं होगा। याद रखें, सभी को पता है, चीजें पहले से बता चुका हूं मैं। बात छोटी सी है, समझ रहे हो आप लोग? क्लियर है कि खाली कौन भंग होगा? लोकसभा। केवल लोकसभा ही भंग होगा, राज्यसभा भंग नहीं होगा। राज्यसभा जो है हमारा स्थायी सदन है, वह चलता ही रहता है, वह कंटिन्यू चलता ही रहता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगा। केवल कौन भंग होगा? तो लोकसभा ही भंग होगा, लोकसभा ही विघटित होगा। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 85 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाना, आहूत करना, सत्रवासन आगे बढ़ाना, और लोकसभा को भंग करना या विघटित भी कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर है? अब इसी के आगे हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 86। आर्टिकल नंबर 86। आर्टिकल नंबर 86 का संबंध है हमारा राष्ट्रपति संसद, राष्ट्रपति का, इसमें लिख लो, राष्ट्रपति का संसद में सामान्य अभिभाषण। राष्ट्रपति का संसद में सामान्य अभिभाषण क्या है? तो राष्ट्रपति का संसद में मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सामान्य अभिभाषण। विशेष नहीं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे आगे जो आर्टिकल आएगा हमारा 87 नंबर का, वो होगा हमारा विशेष अभिभाषण। यहाँ पे कौन सा लिखा हूं मैं? सामान्य अभिभाषण। सामान्य अभिभाषण का मतलब है कि कभी भी और कहीं भी, क्या होगा इसका मतलब? तो कभी भी और कहीं भी राष्ट्रपति संसद में सामान्य अभिभाषण मतलब भाषण दे सकता है। सामान्य अभिभाषण मतलब नॉर्मल, ठीक है। कौन सा? कभी भी और कहीं भी, मतलब चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा है, और कभी भी कोई भी टाइम में वहां जाके दे सकता है अपना भाषण। कौन? तो राष्ट्रपति। जब आगे आएंगे हम 87 पढ़ेंगे आर्टिकल, तो राष्ट्रपति का वहां पे विशेष अभिभाषण होगा। क्या होगा? विशेष अभिभाषण होगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का संसद में सामान्य अभिभाषण कभी भी और कहीं भी मतलब ये नहीं कि मैं अलग जगह बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को समझ से बाहर नहीं। क्या? लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी कोई भी टाइम, ये नहीं कि मैं इस सदन में जाऊंगा तो इस सत्र में जाऊंगा, ऐसा नहीं है।
कोई भी सत्र में हो, कोई भी सत्र में राष्ट्रपति जाके वहां पे अपना अभिभाषण दे सकते हैं, जाकर अपना भाषण दे सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 86 के तहत, आर्टिकल नंबर 86 के तहत। यहां तक क्लियर है? चलो इतना नोट कर फिर। तो समझ आया आर्टिकल नंबर 79, 80 और 85 एंड 86 समझ आया सभी को। इसी के आगे हम देखेंगे 87, आर्टिकल नंबर 87, 87 आर्टिकल नंबर 87 या 87 जिसका संबंध है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण। क्या है? विशेष अभिभाषण। 86 में मैंने क्या लिखवाया था? सामान्य अभिभाषण। क्या लिखवाया था मैंने? सामान्य अभिभाषण। अभी क्या है? तो विशेष अभिभाषण है। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण अब ये कब देंगे विशेष अभिभाषण? बताओ। पहला है कब? नई लोकसभा का गठन, जब नए लोकसभा का क्या होगा? गठन होगा। क्या होगा? गठन होगा। जब नया लोकसभा का गठन होगा और उस समय प्रथम सत्र चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा उसका? प्रथम सत्र। नई लोकसभा का प्रथम सत्र चल रहा होगा, गठन के समय क्या होगा? प्रथम सत्र चल रहा होगा। हर एक 5 साल में नया लोकसभा आते हैं, नया लोकसभा गठन होता है, प्रथम सत्र होता है उनका। तो उस टाइम क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देंगे। क्या करेंगे? अपना विशेष अभिभाषण, अपना विशेष भाषण देंगे, अपना विशेष भाषण देंगे। क्लियर है? नई लोकसभा का गठन प्रथम सत्र के समय। क्लियर है? या फिर ऐसा सकते हैं नई लोकसभा का प्रथम सत्र के समय, नई लोकसभा के प्रथम सत्र के समय, प्रथम सत्र के समय। क्लियर है? इसी में है क्या चीज? क्या है? नई लोकसभा का प्रथम सत्र के समय। क्या है? प्रथम सत्र के समय। क्लियर है? इसी में है प्रत्येक वर्ष। क्या है? तो प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष मतलब हर एक साल के प्रथम सत्र में, कोई भी सत्र चाहे कोई भी सत्र हो, मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, जो भी प्रथम वर्ष के सत्र होगा, प्रथम जो आने वाला वर्ष होगा उसका प्रथम जो सत्र होगा, उनमें क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देंगे, विशेष अपना भाषण देंगे। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 87 के तहत, आर्टिकल नंबर 87 के तहत। लेकिन इसे हम अभी यहाँ पे नोट याद रखना थोड़ा सा कि अभिभाषण तो दे रहे हैं, लेकिन अभिभाषण तो दे रहे हैं, लेकिन इस अभिभाषण को जारी कौन करेगा? इस अभिभाषण को तैयार कौन करेगा? ये वाला आपको भाषण देना है करके। क्लियर है? तो कौन करेगा? मंत्री परिषद। बताओ, अभिभाषण को तैयार कौन कर रहे हैं? मंत्री परिषद। अब समझ आया कि इसको नाम मात्र प्रमुख क्यों बोलते हैं? समझ आया जी? अभिभाषण को तैयार कौन कर रहा है? तो मंत्री परिषद। मतलब मंत्री परिषद जो अभिभाषण के लिए लिख दी है उसके उसी वहां पे जाके देना है। किसको? तो राष्ट्रपति को। इसीलिए क्या जाता है उसको? नाम मात्र का प्रमुख मंत्री परिषद। चाहे अभिभाषण में जो भी लिख दे, उनको जाके क्या करना? उनको बोलना ही है, अभिभाषण देना है, अपना भाषण देना ही है। क्लियर है? इसलिए क्या कहता है? राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख। उसका भाषण भी कौन दे रहा है? जबकि उसको स्वयं लिखना चाहिए ना। चलो ये अलग बात है, छोड़ो इसको। आर्टिकल नंबर 87, आर्टिकल नंबर 87 के संबंध किससे? तो राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण। और सामान्य अभिभाषण कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 86 में। कौन से? तो आर्टिकल नंबर 86 में है। क्लियर है? इसी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 91, 91। ठीक है? आर्टिकल नंबर 91 या 91। इसमें है राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्ष, राज्यसभा की सभापति होगा ना, राज्यसभा की सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा
तो राज्यसभा के सदस्यों में से कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकता है। सदस्यों में से कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकता है, सदस्यों में से किसी भी को। ठीक है, सदस्यों में से किसी भी को, यहां पे लिख लो, सदस्यों में से किसी को भी कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा अगर सत्र चल रहा है, किसका? तो राज्यसभा का अगर सत्र चल रहा है और देख रहे हैं कि वहां पे ना ही सभापति उपस्थित है और ना ही उप सभापति वहां पे, तो उसका अध्यक्ष कौन करेगा? तो राज्यसभा का सभापति के लिए अध्यक्ष का चुनाव देखना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि वहां पे उपस्थित सदस्यों में से किसी भी एक को क्या बना जाएगा? वहां का सभापति बना दिया जाएगा। किसके तहत? तो आर्टिकल नंबर 91 के तहत। आर्टिकल नंबर 91 क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति हो तो राज्यसभा के सदस्यों में से किसी भी को कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकते हैं। किसका? तो राज्यसभा का कार्यवाहक सभापति नियुक्त कर सकते हैं। ये किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए। किसके लिए? तो जी राज्यसभा के लिए है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इसी के आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 95। आर्टिकल नंबर 95 या 95। क्लियर है? इसमें है लोकसभा। इसमें क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति या अनुपस्थित, तो दोनों की ना, ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है, दोनों की, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति मतलब दोनों में ना, ठीक है, हो तो या अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों में, लोकसभा मतलब उपस्थित ना, ये भी नहीं कि वहां पे उपस्थित नहीं है और उसी को बना दिया जाए। उपस्थित लोकसभा सदस्यों में, राष्ट्रपति उपस्थित लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। सिंपल में समझो क्या है, आर्टिकल नंबर 91 है हमारा कि राज्यसभा में अगर सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित है तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को सभापति नियुक्त कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को नियुक्त कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 91 के तहत। क्लियर है? इसी के आगे आर्टिकल नंबर 95 है हमारा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित है तो लोकसभा सदस्यों में उपस्थित किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 95 के तहत। आर्टिकल नंबर 95 के तहत यहां तक क्लियर है? अभी कोई आर्टिकल नंबर 87, आर्टिकल नंबर 91, आर्टिकल नंबर 95 यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझ आया? आर्टिकल नंबर 91 हमारा राज्यसभा और आर्टिकल नंबर 95 हमारा लोकसभा। सबको याद रहेगा? बात छोटी सी है, समझ रहे हो आप लोग? क्लियर है? चलो इतना नोट करो पहले तो। क्लियर है? किसी को डाउट? चलो इसी के आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 103। आर्टिकल नंबर 103 या अनुच्छेद नंबर 103 जिसका संबंध है हमारा राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन
आयोग आयोग से परामर्श मांग सकता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श मांग सकता है संसद सदस्यों की नियोग्यताओं के संबंध में। क्लियर है? राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श मांग सकता है, उससे सुझाव ले सकता है, उसका राय ले सकता है। किसका? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। किसके संबंध में? तो संसद सदस्यों की। संसद सदस्य मतलब जो हमारे लोकसभा है, जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उनकी नियोग्यता से संबंध में क्या ले सकते हैं? उससे परामर्श ले सकते हैं। किससे? तो जी केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। किससे? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। क्लियर है यहां तक? देखो, राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श ले रहा है। क्या ले रहा है? परामर्श ले रहा है, उससे राय ले रहा है, बस कुछ ले रहे हैं, राय ले रहा है, उससे राय बस ले रहा है वहां से। क्लियर है? किससे? तो संसद की नियोग्यताओं के संबंध में। संसद की नियोग्यताओं के संबंध में जितने भी हमारे सांसद है, उनकी जो नियोग्यता है, उनके संबंध में क्या ले रहा है? उससे परामर्श ले रहा है। क्या ले रहा है? उससे परामर्श ले रहा है। किससे? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। कौन ले रहा है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 103। क्लियर है यहां तक? इसी के आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 108। कौन सा देखेंगे हम? आर्टिकल नंबर 108 या अनुच्छेद नंबर 108, जिसका संबंध है हमारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है या बुलाता है। ठीक है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है या फिर बुलाता भी है। क्यों बताओ? मतभेद की स्थिति में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाएगा और वह पारित हो गया, बात वहां से पारित हो गया। ठीक है? पारित हो गया। वहां से पारित होने के बाद कहाँ गया? वहां राज्यसभा में गया। राज्यसभा में उस विधेयक को क्या करते हैं? उन लोगों ने पारित ही कर रहे हैं, उस पर बहस चल रही है, पारित ही नहीं हो रहा है उस विधेयक। तो दोनों के बाद में क्या हो गया? लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में वहां पारित नहीं हुआ, तो दोनों में मतभेद आ गया ना। तो उस संबंध में राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्या करेगा? वहां पे संयुक्त बैठक बुलाएगा। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 108 के तहत। आर्टिकल नंबर 108 के तहत। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 108 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन सी स्थिति में? तो मतभेद की स्थिति में। क्लियर है? इसी में है केवल साधारण विधेयक पर। कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है? तो केवल साधारण विधेयक पर। कौन से विधेयक पर? तो जी से केवल साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? केवल किसका? साधारण विधेयक पर। कौन से? तो साधारण विधेयक पर। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 111 या अनुच्छेद नंबर 111। आर्टिकल नंबर 111 या अनुच्छेद नंबर 111। क्लियर है? कोई विधेयक, इधर ध्यान दो, कोई विधेयक है या बिल है। क्लियर है? कोई विधेयक या बिल है, पहले कहाँ गया? वह लोकसभा में गया, उसके बाद कहाँ गया? फिर राज्यसभा में। पहले कहाँ गया? लोकसभा या फिर राज्यसभा में। उसके बाद दोनों पारित हो गया, दोनों से पारित हो गया। कहाँ जाए? उसके बाद पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास। कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे? अपना सहमति देंगे। सहमति देंगे मतलब वहां पे सिग्नेचर करेंगे, उस विधेयक पर, बिल पर सिग्नेचर करेंगे। और जैसे राष्ट्रपति वहां पे सिग्नेचर करे उस बिल पे, उस विधेयक पे, तो वहां कानून का रूप ले लेगी या अधिनियम का रूप ले लेगी। तो क्या बन जाएगा? तुरंत वहां अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वहां अधिनियम। क्या बन जाएगा? वहां अधिनियम, या इसी को बोलेंगे कानून, या इसी को बोल सकते हैं एक्ट। क्लियर है? तुरंत क्या रूप ले लेगी? वहां
अधिनियम का रूप ले लेगी, कानून का निर्माण हो जाएगा, एक्ट का निर्माण हो जाएगा। ऐसे कोई भी विधेयक है सबसे पहले कहाँ गया, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में चला गया। क्लियर है, दोनों सदन में पारित हो गया, दोनों सदन में क्या हो गया, पारित हो गया, दोनों सदन में क्या हो गया, फिर पारित हो गया। पारित होने के बाद कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपनी सहमति दिया, उस पर सिग्नेचर किया अपना। जैसे उन्होंने सिग्नेचर किया, वह क्या बन गया, वह विधेयक अधिनियम बन गया। क्या बन गया, वह अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया या कानून का निर्माण हो गया। क्लियर है, क्लियर है। इसी में क्या है, आर्टिकल नंबर 111 का संबंध किससे, तो कोई भी विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे रही है, कोई भी विधेयक है जो संसद से पारित हो गया है, कोई भी विधेयक है जो संसद से क्या हो गया, पारित हो गया है, और राष्ट्रपति जिसमें अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं, वह क्या रूप ले लेगी, तो उसके बाद वह कानून का रूप ले लेगी, वह कानून का रूप धारण कर लेगी। क्लियर है, आर्टिकल नंबर 111 के तहत, आर्टिकल नंबर 111 के तहत सभी को समझ आया ये। इसी में लिख लेना कि संसद द्वारा पारित सभी विधेयक, इसी में लिख लेना है कि संसद द्वारा पारित सभी विधेयक, ठीक है, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है एवं राष्ट्रपति की सहमति, या इसे लिख देंगे हम लोग क्या, सिग्नेचर से वह विधेयक अधिनियम, वह विधेयक अधिनियम या एक्ट या कानून का रूप लेती है या निर्माण हो जाता है, कानून का निर्माण हो जाता है या उसका रूप ले लेती है। क्लियर है, आर्टिकल नंबर 111 के तहत। आर्टिकल नंबर 111 क्या है, तो हमारा कोई भी विधेयक है पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कोई भी सदन में चला जाएगा, दोनों से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद क्या जाएगा, सिग्नेचर होगा वहां पे, राष्ट्रपति जैसे सिग्नेचर करेगा क्या बन जाएगा, वह अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह अधिनियम बन जाएगा, अधिनियम का रूप ले लेगा। क्लियर है, या कानून का निर्माण हो जाएगा या फिर कानून का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी में एक कंडीशन है कि कौन कौन से विधेयक को, कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकता है, और कौन से ऐसे विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको वापस नहीं भेज सकता। इसमें दो कंडीशन भी है, इस कंडीशन को देखेंगे अभी हम, इतना पहले नोट कर लो। क्लियर है, चलो उसके अब कंडीशन देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, और कौन कौन से विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। क्लियर है, तो इसी में है आगे हमारा आर्टिकल नंबर 111 की तहत है ना, इसी में आगे हमारा कि जितने भी हमारे क्या है धन विधेयक है, कितने हैं धन विधेयक है, या फिर क्या है संविधान संशोधन विधेयक है, जितने भी हमारे क्या है धन विधेयक है, जितने भी हमारे धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। क्लियर है, जितने भी हमारे धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है अथवा संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सहमति देने के लिए बाध्य है। उसमें राष्ट्रपति सहमति देना ही देना है, उसमें राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही देना है। क्लियर है, जितने भी हमारे धन विधेयक है अथवा संविधान संशोधन विधेयक है, उसमें राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, उसमें उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता राष्ट्रपति कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए करके। क्लियर है, क्यों, देखो क्योंकि यह विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है। मतलब विधेयक को पहले से ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, पहले से उसको भेज दिया जाता है, संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति सहमति देगा, सहमति पहले से दे दिया जाता है उस पर, तभी तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं रख रहे, वापस नहीं भेज रहे वापस सदन में। क्लियर है? तो कौन से विधेयक है? तो जितने भी हमारे पास धन विधेयक होंगे तो संविधान संशोधन विधेयक होगा, उस पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होंगे, बाध्य है। कौन से? तो कोई, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है, सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति मिल जाता है उस विधेयक को। क्लियर है? इस कारण से वह बाध्य है, इस कारण से वह बाध्य है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वहां से तो सहमति दे चुके हैं भाई उनको। क्लियर है? सभी सभी जरा समझ आइए आई। इसी में आगे देखेंगे हम, इसी में आगे देखेंगे हम साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है तथा दोबारा आने पर वह विधेयक पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। या यहाँ पे लिख सकते हो राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है कि राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख लेना, सभी के लिए काम आ जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक पर या साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं तथा दोबारा आने पर, जैसे पुनर्विचार हो गया उसके बाद फिर से उस विधेयक को वापस भेज रहे राष्ट्रपति के पास, तो आकर उसको सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसके तहत बाध्य है। समझ आया कैसे हुआ है? 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारा पहला वाला था, ठीक, और 44वां संविधान संशोधन के तहत हमारा ये वाला है। समझ आया? यहां तक क्लियर है? साधारण विधेयक पर खाली ना, किसके लिए? तो साधारण विधेयक के लिए खाली पुनर्विचार कर सकते हैं, साधारण विधेयक पर खाली पुनर्विचार किया जा सकता है। किसके तहत? तो केवल साधारण विधेयक के लिए, बस केवल साधारण विधेयक पर ही हम पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक है अथवा संविधान संशोधन विधेयक पर हम पुनर्विचार नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? इसी में देखेंगे अब आगे हम आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 या अनुच्छेद नंबर 123, जिसका संबंध है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या है? अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा आप लोग के मन में कि अध्यादेश क्या है। जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना ही लोकसभा चल रहा हो ना भी राज्यसभा चल रहा हो, उस बीच कानून निर्माण आवश्यक हो गया है, कानून निर्माण करना आवश्यक हो गया है, तब क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और कानून का निर्माण करेगा। क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा और कानून का निर्माण करेगा। इसे क्या बोलेंगे हम? अध्यादेश। क्लियर है? कैसे? जब संसद सत्र में ना हो और कानून का निर्माण आवश्यक हो,
आवश्यक हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। क्लियर है? जब संसद सत्र में न हो और कानून का निर्माण करना क्या है? अति आवश्यक है। आवश्यक ही है, उसको अति आवश्यक है, कानून का निर्माण करना ही वहां पे अति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। 123 के तहत अभी हम देखेंगे कि यह अधिकतम कब तक रह सकता है। यहाँ जो अध्यादेश जारी जो किया गया है अध्यादेश, वह अधिकतम कितने माह तक या कितने साल तक रह सकता है? तो जो अध्यादेश जारी किया गया है वह अधिकतम 6 माह। अधिकतम कितने माह? तो जी 6, अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम कितने माह? तो जी 6 माह। और न्यूनतम पूछ दिया तो? न्यूनतम पूछ दिया तो चलो इसी में देखो समझ आएगा न्यूनतम कैसे आएगा फिर। ठीक है, अधिकतम कितना माह? तो 6 माह। अधिकतम कितने माह? तो जी 6 माह। क्लियर है? उसके बाद अगर सत्र आयोजित हो रहा है, क्या हो रहा है? सत्र चालू हो गया। ठीक है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सत्र आयोजित हो रहा है या चल रहा है उसका। सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह या 6 वीक या 42 दिन। क्लियर है? तो अब बताओ न्यूनतम कितने दिन होगा फिर? अधिकतम तो हो गया ना, तो न्यूनतम का बता दो फिर अब। अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह। नहीं, न्यूनतम कोई भी दिन है, 0 दिन हो सकता है। चाहे तो राष्ट्रपति अध्यादेश को तुरंत ही समाप्त कर दे, तुरंत इसको समाप्त कर दे, जो उसके ऊपर डिपेंड है ना। क्लियर है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से तहत? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। जब संसद सत्र में न हो तथा कानून का निर्माण आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण करेगा। कानून का निर्माण करेगा। अधिकतम कितने माह? तो 6 माह तक वह कानून चल सकता है। जो अध्यादेश है वह चल सकता है। अध्यादेश के माध्यम से जो कानून का निर्माण किया गया है वह कानून 6 माह तक चल सकता है। अगर उसी बीच क्या हो गया? सत्र आयोजित हो गया। अगर सत्र आयोजित हो गया, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का सत्र चल रहा है, उसी बीच चालू हो गया, प्रारंभ हो गया, तो 6 सप्ताह तक रहेगा वह अध्यादेश। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह, मतलब 42 दिन तक यह अध्यादेश चालू रहेगा। क्या रहेगा? चालू रहेगा या चल रहेगा, चलेगा। कौन सा तहत? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। आर्टिकल नंबर 123 के तहत। क्लियर है? इसी में हमको देखना रहेगा कि ऐसे कौन कौन से जिस पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक पर हम अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन के विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। दूसरा है आपके मौलिक अधिकार के हनन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। आपके मौलिक अधिकार के हनन पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। क्लियर है? किसके तहत? तो किसके तहत? तो जी इसी में लिख देता हूं मैं, संविधान संशोधन के विधेयक पर नहीं। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। क्लियर है? इसी में है मौलिक अधिकार के हनन पर, मौलिक अधिकार हनन पर। ठीक है, यहां पे लिख देना जारी नहीं करना। क्या? जारी नहीं करना। सामने में लिख देते हुए जारी नहीं हो सकता। समझ आया कि संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार के हनन पर अध्यादेश के माध्यम से कानून नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? और जो अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण किया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। इसी में लिखना रहेगा अध्यादेश पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यादेश पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 123 123। समझ आया? 123 क्या है? तो अध्यादेश। क्या है? तो अध्यादेश है। समझ आया?
यहां तक किसी को डाउट? चलो इतना नोट करो पहले। क्लियर है, सभी को समझ आया? अब इससे आगे हम देखेंगे वीटो शक्ति, वीटो पावर, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति भी हमारी विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आएगा। वहां किसके अंतर्गत आएगा? तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ही वहां आएगा। कौन से? तो वीटो की शक्ति। क्लियर है? अभी कौन से देखेंगे आप? वीटो। कौन सी शक्ति? तो जी वीटो शक्ति या वीटो पावर। वीटो पावर भी हमारा विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आएगा। वही है, समझना है। क्लियर है? अगर पूछ दिए क्या वीटो शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो? क्लियर है? हम देखने वाले हैं क्या? वीटो शक्ति। क्या? वीटो शक्ति। वीटो शक्ति मतलब क्या है? वीटो का मतलब क्या है? रोक लगा देना। क्या करना? रोक लगाना। क्या करना? रोक लगाना। ठीक है, तो इसी में देखेंगे हम पहला, इसी में हमारा पहला है पूर्ण निश्चित अधिकार। क्या है? पूर्ण निषेधाधिकार। क्या है? तो पूर्ण निषेधाधिकार। क्या है? तो पूर्ण निषेधाधिकार मतलब क्या बताओ? पूर्ण रूप से मना करना विधेयक पर। क्लियर है? पूर्ण रूप से विधेयक को मना करना। राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत वीटो की शक्ति प्रदान की गई है, जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें से पहला है हमारा पूर्ण निषेधाधिकार, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो वह इस वीटो की शक्ति, पूर्ण निषेधाधिकार वीटो की शक्ति का प्रयोग करके उसको मना कर सकते हैं। पूर्ण रूप से मना कर सकते हैं उसको, उस विधेयक पर पूर्ण रूप से राष्ट्रपति सहमति देने से मना कर सकता है। किसके तहत? तो वीटो शक्ति के तहत। तो किसके तहत? तो जी वीटो शक्ति के तहत पूर्ण रूप से क्या कर सकते हो? विधेयक को मना कर सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई? विधेयक मना होगा तो क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। बताओ, समझ आया? विधेयक समाप्त हो जाएगा जब मना ही कर दिया। जब मना ही कर दिया। कैसे? कोई भी विधेयक है, पहले कहाँ रखा गया है? चलो कहाँ रखा गया है? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, दोनों में पारित हो गया। कहाँ गया? फिर प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने कहा कि इस समय अपना पूर्ण निषेधाधिकार शक्ति या वीटो शक्ति का प्रयोग करूंगा और यहाँ पे इसको मना कर दूंगा, इसके यहाँ पे मना कर दूंगा। तो इसके तहत तो पूर्ण निषेधाधिकार के तहत। क्लियर है? ये समझ आ गया? किसके तहत? तो पूर्ण निषेधाधिकार के तहत। क्लियर है? इसी में आगे देखेंगे हम निलंबनकारी। कौन सा? तो निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। वीटो मतलब क्या है? तो जी रोकना, मना करना। रोकना या मना करना, रोकना या मना करना। क्लियर है? इसमें यह समझना है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या भेज सकते हैं। विधेयक को पुनर्विचार के लिए, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या लौटा सकता है। कहाँ? संसद के पास फिर से भेज सकता है या लौटा सकता है। किसको? विधेयक को पुनर्विचार के लिए। अब बताओ कि पुनर्विचार के लिए कौन से विधेयक का प्रयोग किया जाता है? कौन से विधेयक में पुनर्विचार किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक पर। कौन से विधेयक पर? तो जी साधारण विधेयक पर ही पुनर्विचार कर सकते हैं। समझ आया? पिछले में बताया था मैं, साधारण विधेयक बताया था ना। तो समझ आया यहाँ पे कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कौन? राष्ट्रपति के आस इस पर और एक बार विचार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सही है, क्या चेंजेस करना है, कुछ चेंज करना है, इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके तहत? तो किसके तहत? तो निलंबनकारी वीटो के तहत। निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति के विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं, वापस लौटा सकता है। क्लियर है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या लौटा सकता है, या यहां पे लिख लेना लौटा सकता है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? और ये विधेयक कौन सा विधेयक है बताओ फिर? यह साधारण विधेयक होगा। कौन सा विधेयक होगा? यह साधारण विधेयक होगा। कौन सा विधेयक होगा? तो यह साधारण
विधेयक हो गया। क्लियर है। अब लास्ट आता है हमारा पॉकेट वीटो। कौन सा तो जी? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, बताओ पॉकेट विकेट क्या है? सभी को समझ आया? पॉकेट मतलब थैली, ठीक है, अपना थैली। चेक करें अपना अपना थैली, क्या कुछ है क्या तुम्हारे पॉकेट में? तो हाँ, तो पॉकेट वीटो का मतलब राष्ट्रपति कोई विधेयक पर ना ही उस पर सहमति देगा और ना ही उसको वापस भेजेगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा, ना इस पर सहमति देगा, वह अपने पास सुरक्षित रख लेगा, वह अपने पास सुरक्षित रख लेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉकेट वीटो। क्या बोलेंगे? तो पॉकेट वीटो। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉकेट वीटो। समझ आया? ना ही उस पर सहमति देगा, ठीक है, ना ही उसको इनकार करेगा, मना भी नहीं करेगा, तो अपने पास ही रख लेगा सुरक्षित उसको। क्या बोलेंगे उसको? तो पॉकेट वीटो। क्या बोलेंगे उसको हम? पॉकेट वीटो। क्लियर है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति विधेयक पर राष्ट्रपति विधेयक पर न ही न ही सहमति न ही सहमति देगा और न ही न ही इनकार या मना करेगा। इनकार, इनकार मतलब मना, ठीक है, इनकार मतलब क्या हो जाएगा? मना, मना करेगा। वह मतलब राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित वह अपने पास सुरक्षित रख लेगा। क्लियर है। किसके तहत? तो पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक पर ना ही सहमति देगा और ना ही उस पर इनकार करेगा, उसको मना करेगा, वह अपने पास सुरक्षित रख लेगा। किसके तहत? तो पॉकेट वीटो के तहत। किसके तहत? तो पॉकेट वीटो के तहत। क्लियर है। ये रहा हमारा वीटो की शक्ति, वीटो की पावर, वीटो शक्ति, वीटो पावर। क्लियर है यहां तक? पहला कौन सा? तो पूर्ण निषेधाधिकार, मतलब पूर्ण रूप से उस पर मना ही कर देगा, जो भी विधेयक जाएगा उसको पूर्ण रूप से क्या कर देगा? राष्ट्रपति मना ही कर देगा। क्या कर देगा? मना ही कर देगा। क्लियर है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वह वापस लौटा सकता है। कैसे? तो वह साधारण विधेयक है। क्यों? बताया था मैं, आर्टिकल नंबर किसके तहत? तो 111 के तहत बताया था मैं। क्लियर है। इसी में आगे है पॉकेट वीटो। संबंध किससे? तो राष्ट्रपति विधेयक पर ना ही सहमति देगा और ना ही इस पर इनकार करेगा, मना करेगा, या अपने पास उसको सुरक्षित रख लेगा, अपने पास उसको सुरक्षित रख लेगा। क्लियर है। इसका प्रयोग किया है ज्ञानी जैल सिंह ने। कौन से किया? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्लियर है। जब आप लोग क्वेश्चन लगाओगे इसके बारे में तो देखोगे इसके बारे में। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? सभी को समझ आया? तो आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्लियर है। चलो फिर आज क्लास हम यहीं रखते हैं, ठीक।